वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स चैप्टर 10 ग्रेविटेशन चैप्टर 10 जो आज आपको स्टडी कराएंगे। यह ग्रेविटेशन इसमें आपको स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशन की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आएगी। यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं कि वन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है तो कैसे करती है। या फिर हम यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो है इस चैप्टर्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग अपना क्लास अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोला है इन चैप्टर्स 8 and 9 we have learned about the motion of object and force as the cause of motion. We have learned that in the force is needed to change the speed of the direction of motion of an object. जैसा कि इसमें बताई गई है कि प्रीवियस चैप्टर 8-9 जो है उसमें हमने मोशन एंड मोशन से रिलेटेड जो है टाइप्स और फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था, जाना था कि एनी ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सब जो होते हैं ये किसके कारण चेंज होते हैं? फोर्स के कारण चेंज होते हैं। ठीक है, we always observe that an object drop from the height falls toward the earth. ये भी हम देखते हैं यहाँ कि जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है कोई हाइट से, ऊंचाई से जब गिराते हैं तो वह जो है अर्थ की ओर गिरती हुई देखते हैं। ठीक है, देखिए ना, अर्थ की ओर जाता है ना। We know that all the planets go around the sun. हम लोग ये भी देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वह सन का क्या करता है? अराउंड, यानी सन को घूमता रहता है। द मून गोज अराउंड द अर्थ। ये भी आप जानते हैं कि जो चंद्रमा होती है वह अर्थ को राउंड करती है। इन ऑल दीज केसेस there must be some force acting on the object, the planets and of the moon. ये सभी के बारे में जो है हम यहाँ पर जो है जानेंगे कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो उस पर अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में जो है आइजक न्यूटन called graphs that the same force is responsible for all this. इसके बारे में जैसा कि कहा गया है कि आइजक न्यूटन ने इस चीज़ को जाने थे और उन्होंने जो है इस फोर्स के बारे में बताया था, और इसका नाम जो है उन्होंने कहा था This force is called the gravitational force. इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशनल का जो है डेफिनेशन हम आपको बताते हैं कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यानी ब्रह्मांड में जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जो है जो फोर्स अप्लाई करती है उसी को कहा गया है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जो कि आपने कुछ इसका पॉइंट्स न्यूटन्स का थर्ड लॉ में आपने जाना था।
In this chapter we shall learn about gravitational and the universal law of gravitation. यहाँ पर जो है इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. We shall discuss in the motion of the object under the influence of gravitational force of the earth. We shall study how the weight of body varies from place to place. We shall also discuss in the condition for object to float in liquids. यहाँ पर जो हम बताने वाले आपको हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी है, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा जो है ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से जो है मोशन करते हैं ये भी हम जानेंगे. यहाँ पर वेट के बारे में भी जानेंगे कि वेट जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जो है किस तरह से जो है चेंजेस वेट हो जाते हैं. इसके अलावा जो है वह लिक्विड जो है, लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों होता है. ठीक है, ये सब टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आपको जो है इसमें फ्लोटेशन जो टॉपिक मिलेगा, वो फ्लोटेशन जो टॉपिक है उसको हम स्टडी नहीं कराएंगे, क्योंकि CBSE का गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ये ऑमिट कर दी गई है. आपको पता होगा कि कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ चैप्टर को कोविड को देखते हुए जो है, कोविड-19 को देखते हुए, पोजीशन को देखते हुए जो है कुछ चैप्टर को यहाँ से आपका ऑमिट कर दिया गया है. उसके बारे में आपको हम बता देंगे. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स हमारे पास आ रही है फर्स्ट 10.1 ग्रेविटेशनल. ठीक है, क्या आ रही है? ग्रेविटेशनल. We know that in the moon goes around the earth, an object being through outwards reach the certain height and this falls downwards. यहाँ पर बताई गई है कि चंद्रमा जो है वह अर्थ को राउंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, अपवर्ड की ओर, तो वह डाउनवर्ड की ओर आ जाती है. कुछ ऊंचाई के बाद जो है नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है. तो इसके बारे में भी कुछ बातें न्यूटन ने बताया था. It is said that when Newton's balls falls off the apple made of Newton's start tinkling, he threw that if the earth can attract of the apple, can it no attract the moon? Is the force the sum in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both in case. जैसे इसमें बताई गई है कि न्यूटन के बारे में बताया गया है कि न्यूटन जब बैठे हुए थे तो एक सेब उन पर आकर गिरा था. तो जैसे उनके ऊपर आके गिरा तो न्यूटन सोचने लगे कि अर्थ जो है सेब को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो क्या ये प्रोसेस जो है मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है? अर्थ जो है मून को क्यों नहीं करता है? ये दोनों पोजीशन जो है, दोनों के बीच फोर्स लग रहे होंगे, या उनका जो है ऐसा थिंकिंग थी, सोच थी. यहाँ पर जो है he around the earth point of its orbit the moon falls toward in the earth. अभी हमने बताया instead the going of the straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling toward in earth. ऐसे बताया गया है कि हम लोग यहाँ पर जो है मून के बारे में बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पॉइंट पे वह रोटेशन नहीं करता है.
लेकिन जो है अर्थ जो है, ऐसा कहा गया कि अर्थ भी जो है मून को अट्रैक्ट करता है, तो मून भी जो है वह अर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर कुछ एक्टिविटी को जानेंगे और एक्टिविटी के थ्रू आपको यहाँ बताना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या होगा। आप देख पा रहे हैं ये स्टोन डिस्क्राइबिंग इन द सर्कुलर पाथ विथ यूनिवर्स वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यानी कहा गया कि जो स्टोन, जो बच्चे जो हैं स्टोन को पकड़कर घुमा रहे हैं, तो उसमें जो है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कारण उसमें ऐसा शेप बन रहा है जो सर्कल की तरह दिखती है। और जिस पथवे पे वह स्टोन रोट कर रहा है, जिसके कारण जो है एक पथ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर पथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके कुछ मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर फाइंड होगा, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट है एक्टिविटी 10.1, जहाँ से आप इसके बारे में अधिक जानकारी क्या बताया गया है, ठीक है। Before the threads is released, the stone moves in the circular path with a certain speed and change direction at velocity point। कहता है कि धागे को जब छोड़ने से पहले जो है उसमें स्टोन जो है वो एक फिक्स स्पीड के साथ जो है सर्कुलर पथ पे क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। लेकिन कहा गया है कि इसमें पथ पे जो है पथ विद द सर्टेन स्पीड इन द चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉइंट। इसमें ये भी बताई गई है कि जो है उसमें जो स्पीड होती है हर पॉइंट पे वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। The force that causes this acceleration and keeps of the bodies moving along the circular path is acting toward in the center. This force is called the centripetal, yani meaning of center is seeking force in the absence of this यहाँ पर बताई गई है कि जो उसमें डायरेक्शन और वेलोसिटी में जो चेंज होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड होता है, ठीक है। और जो सर्कुलर पथ में जो मोशन में बदलाव होता है, वह जिसके कारण होता है उसे कहा गया सेंट्रीपेटल फोर्स। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स है क्या, ठीक है। तो मैं आपको सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force, ठीक है। It always act along the radius and towards the central या center of the circular path। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, एक निश्चित पथ पे जब मूव करता है, सर्कुलर पथ पे मूव करता है, जिसके कारण उसमें एक यूनिफॉर्म स्पीड आती है, उसी को कहा गया सेंट्रल पेटल्स फोर्स। और ये जो होती है एक सर्कुलर पथ पे होती है और उसमें एक सेंटर होता है, जिस सेंटर पर से जो है
आपका फोर्स लगता है उसी को कहा गया सेंटर फोर्स। सपोज दैट हम लोग रस्सी को जब घुमा रहा था, इसमें आपने देखा था कि ये रस्सी घुमा रहा था, तो स्टोन पे जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो सेंटर्स हो रही है, जिसके कारण वह स्टोन मूव कर रहा था एक सर्कुलर पथ में। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्लैनेट्स भी जो है उसके बीच में, जितने भी प्लैनेट्स है उसके बीच में सेंटर में कौन है, ठीक है, और किसके कारण जो है ऑल प्लैनेट्स जो है अपने अपने ऑर्बिट्स में अराउंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रही है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इन द स्टोन फिल्स फाइल्स ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन विल बी एटेजेंट टू इन द सर्कुलर पथ। देखो जब यहाँ ये फिगर आप देखिए गौर से, यहाँ पर लड़का खड़ा था, यहाँ से उस थ्रेड से क्या कर रहा था, इसे घुमा रहा था, लेकिन जब ये अचानक लड़का जो है इस चीज़ को छोड़ देता है तो यहाँ पर देखिए कि स्ट्रेट लाइन बनती है, इस तरह से वो आउट होता है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle. A straight line ABC is tangent to the circle at point B. यानी कहा गया है कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन पर जो सर्कल बनती है वह only one point is, जो जहां से टच करती है वही कहलाता उसका tangent टू द सर्कल। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो सर्कल है उस पर tangent लाइन जो दिखाई दे रहा है ABC, ये tangent लाइन है। ABC क्या है, ABC ये tangent लाइन है, क्योंकि सर्कल क्या यानी वन पॉइंट से ये गुजरेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ABC जो है वही क्या है, इस सर्कल का tangent है। तो tangent, लेकिन आपको सर्कल का पॉइंट कौन से जाएगा, B से जाएगा, ये देखिए B से, तो tangent लाइन ये कहलाएगा, ठीक है। The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force। अब यहाँ पर यही बताई गई है कि जो अर्थ जो है उसके चारों तरफ जो है मून अराउंड करता है, ठीक है, क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और घूमने के कारण जो है उसमें एक फोर्स जो उसमें बनता है, जिसके कारण उसी को कहा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue in the uniform straight line of motion. ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण मिल पाता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स न अगर होता, ठीक है, तो जो मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या मोशन के साथ कहें तो हमेशा जो है एक अपने पथ पे हमेशा चलता रहता, ठीक है, बोला है ना यहाँ, इफ देयर वेयर नो सच फोर्स द मोशन वुड पर्सस ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। इट इज सीन दैट इन द फायरिंग एपल्स ऑफ ट्रैक टुवर्ड इन द अर्थ, आपने भी बताया गया था उसमें कि किस तरह से जो है गिरता हुआ से पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा था, यानी अर्थ की ओर जो है अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा था। डज द एप्पल
attract the earth is so we do not see in the earth moving toward the apple why। अब कहता है कि हमने ये देखा था कि गिरता हुआ जो एप्पल्स है पृथ्वी की ओर यानी अर्थ की ओर जो है अट्रैक्ट होती है। तो हम ये सोच सकते हैं ना कि सेब भी तो जो एप्पल्स था वो भी तो कह सकते हैं कि एप्पल जो था वह अर्थ को भी तो अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन the apples does attract the earth, but according to the second law of motion where the given force acceleration is inversely proportional to the mass of the object, equation 9.4, the mass of an apple applies naively small compared to that in the earth, so we do not see in the earth moving toward the apply। Extend the same argument for why the earth does not move toward the moon। जैसा कि इसमें हम बताए हैं, इसमें बुक में भी लिखा है कि हम लोग यहाँ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है जानते हैं कि एप्पल्स भी जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ भी जो है एप्पल्स को अट्रैक्ट करता है। बट न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है कि इसमें जो है फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे का और मास एक दूसरे का जो है यूनिवर्स होता है, जो इक्वेशन 9.4 में आप देख सकते हैं। ठीक है, 9.4 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। The mass of an appline is equal small composed to that in the earth, so we do not see in the earth moving towards the apply। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो अर्थ की अपेक्षा जो है एप्पल्स का मास जो है बहुत ही लेस है, जिसके कारण हम उसके जो है अट्रैक्शन को तो देख लेते हैं, बट अर्थ एप्पल जो अट्रैक्शन करता है अर्थ को उसे हम देख नहीं पाते हैं। बहुत ही है जो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में ही होता है, जिसके कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव द टुवर्ड द मून। तो हमने बताया भी इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी सोलर सिस्टम्स में जो प्लैनेट्स हैं वह सब किसके अराउंड कर रहे हैं, सन के कर रहे हैं। बाई अर्जनिंग इन द सेम वे वी कैन से इन द देयर एग्जिस्ट्स अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स फॉर द अबव फैक्ट्स न्यूटन्स concluded that not only does in the earth attract in the apple and the moon but all object in the universe attract। यहाँ पर अब हम जानेंगे ठीक है कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी हमने पहले ही बताया था कि यूनिवर्स का जितने भी कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट हो वह दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं यूनिवर्स का जितने भी प्लैनेट्स हैं वह छोटा हो चाहे बड़ा हो वो सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं कि गुरुत्व क्या है भाई। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में हमने बताया, वही सेम चीज होता है ग्रेविटी के बारे में कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लेइंग वन और नियर इट्स सरफेस। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हम लोग हमारे पास टॉपिक 10.1.1 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आती है तो ये पूछा ही जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि बताया गया है every object in the universe attract every other object with the force which is the proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कहा गया है इसमें
कि यूनिवर्स का जो है हर ऑब्जेक्ट जो होता है, मैंने पहले ही बताया था, हर ऑब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, ठीक है, विथ a force with the proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। लेकिन कहा गया है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं, ये देखिए वन ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, तो यूनिवर्स में है, ये कहाँ है, यूनिवर्स में है। तो द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने बताया इसमें, ठीक है, कि इसमें दो अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट ए का मास और ऑब्जेक्ट बी का मास का मल्टीपल्स और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके जो है प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द डी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स का जो कैलकुलेशन जिस इक्वेशन से होगा, याद रखिएगा, उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड की जाती है। तो F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर जो दिख रहा है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर। एम वन अगर यहाँ अगर कैपिटल लिखा है तो लार्ज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल एम है, ठीक है, तो स्मॉल बॉडीज ऑफ द मास इन द ऑब्जेक्ट बाई डी स्क्वायर। या इसको अगर आप अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से लिखिएगा, F इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द मास इंटू सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ द मास बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ नॉमेरिकल्स आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, सिर्फ हम आपको समझा देंगे, कैलकुलेशन आपको खुद करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ठीक है। यानी यहाँ पर बताई गई है कि दो अगर ऑब्जेक्ट हो जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, एक समान पिंड हो, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और वो उनके सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसकी वह डायरेक्शन में बताएगा, ठीक है। तो लेट टू बॉडीज, यहाँ पर देखिए अब कैलकुलेशन की बात आ रही है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा। लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ द मास एम एंड एम वन, एम एंड एम है। मान लिया कि यहाँ पर दो बॉडीज है, ए और बी है, ए का मास कैपिटल एम है और सेकंड का जो है एम लाई एट द डिस्टेंस। अभी दोनों के बीच के जो है दूरी कितनी है, डी फ्रॉम इच अदर द शो इन द फिगर 10.2, आप देख सकते हैं 10.2 यहाँ पर फिगर में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द एफ, आप कहा गया दोनों के बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो है फोर्स जो है क्या है, एफ है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, किसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको पूछ देगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ द यूनिवर्स क्या है भाई, तो आपको बताना होगा क्या कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ठीक है, यानी दैट इज एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। आप जानते हैं ये एम किसके लिए है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये एम किसके लिए है, स्मॉल, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए 10.1।
and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them, that is, अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि उन दोनों प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो यूनिवर्सल ऑफ द प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d²। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अभी दोनों को कंबाइन किया गया तो आपको पता चलेगा कि एफ प्रोपोर्शनल टू m इंटू m/d² और f इज इक्वल टू जी m इंटू m/d²। याद रखिएगा ये इक्वेशन को। अब यहाँ पर जानेंगे कि g क्या है, ठीक है, ये g है क्या, तो देखते हैं g क्या है। where g is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant by multiplying crosswise equation 10.4 give। अब याद रखिएगा कि इस कैपिटल जी आपसे पूछ देगा कि कैपिटल जी क्या है, तो आपको बताना होगा कि कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी गई है, ठीक है, तो f इंटू डी डी स्क्वायर, एफ इंटू डी डी स्क्वायर और जी एम वन इंटू, ठीक है। ये हमारे बीच आइजक न्यूटन का डिटेल्स दी हुई है उनके बारे में, सर आइजक न्यूटन्स के बारे में, ठीक है। कौन थे, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली थी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की थी, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन दी हुई है, तो ये आप खुद से कर लेंगे स्टडी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक पॉइंट यहीं पर और आपको दिखेगा, ये हाउ डिड न्यूटन्स गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल्स, यानी न्यूटन ने जो है वो कैसे गेस किया था, अनुमान लगाया था इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में। तो इसके बारे में जो है हम यहाँ बताएंगे। तो ऐसा है, ये भी आप जो है खुद से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। केपलर के बारे में बताया गया है, तो आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है, आप इसको स्टडी कर लीजिए। हम जो है आपको यहाँ से बताएंगे। अगर आपको f निकालना था तो आपने क्या लिखा था, f इज इक्वल टू जी m इंटू m/d², लेकिन अगर g निकालना है तो f इंटू d² बाई m इंटू m, इक्वेशन 10.5। The SI unit of g can be obtained by substituting in the units of force, distance and mass in equation 10. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। याद रखिए इसमें कि ऐसा यूनिट ऑफ g, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल जी दो प्रकार के यहाँ से मिलेंगे, एक मिलेंगे स्मॉल जी और दूसरा मिलेंगे कैपिटल जी। तो आपको पहले क्या मिल रहा है यहाँ, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूज होती है, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। देखिए यहाँ पर देख पा सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Nm² kg⁻²। तो ये जो है ये माइनस ये स्लैश का यहाँ साइन पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश 1730 इतना के बीच जो है, बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ g इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए अभी यहाँ पर जो है g का वैल्यू यहाँ पर बता दी गई है, आप फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड करने पर भी इतना वैल्यू आती है कि कैपिटल G का जो वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है।
लेकिन कभी कभी जो कैलकुलेशन आप करिएगा तो वहाँ पर जो मिलेगा सिर्फ, तो कहिएगा सर ये चेंज हो रहा है, नहीं चेंज नहीं होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 3 को नहीं लिया जाता है, डेसिमल ऑफ द 2 प्लेस को ही कैलकुलेशन की जाती है। वी नो दैट देयर एग्जिट्स ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज compute the value of this force between you and your friends sitting closely. Conclude how you do not experience this force. तो यहाँ पर ये भी बताई गई है आपको कि जब हम लोग बैठे हुए रहते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वन फ्रेंड, अगर हम फ्रेंड के पास बैठे हुए हैं तब फ्रेंड और जो आप हैं उनके बीच भी फोर्स सप्लाई होती रहती है। आप इसे मान लीजिए आप हैं और आपके फोर्स हैं, तो आप m1 हो गए तो आपके दोस्त क्या हो गया है, m2 हो गया। ठीक है, तो दोनों का मास आप पता कर लीजिए। g का वैल्यू हमेशा डेफिनिट वही रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जो है आप और फ्रेंड के बीच का डिस्टेंस नाप लीजिए कितनी है, और आप दोनों में से कैलकुलेशन जब करिएगा उस फार्मूला F = G इंटू m1 इंटू m2/d स्क्वायर से, तो आपको जो है कितना फोर्स वहाँ लग रहा है इन दोनों के बीच, अट्रैक्शन हो रही है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बातें की गई है। ठीक है, अब कहता है यूनिवर्सल लॉ जो है, थोड़ा सा इसको जान लें। दिस लॉ यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इज द applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are the celestiae of the terrestrial। अब कहता है इसमें कि जो ये नियम है, ये रूल जो है सब जगह के लागू है, चाहे ऑब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, या चाहे कोई भी स्पेस में हो, आप कहीं भी यूनिवर्स में हो, कहीं भी हो, आपके लिए ये यूनिवर्सल लॉ हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से जो है आपको समझना है। देखो, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, हम सिर्फ यहाँ पर हिंट्स कर देंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन होती है आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है एग्जाम्पल्स 10.1, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg इफ the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ km. Calculate the force exerted by in the earth of the moon. Take g is equal to 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें बताया गया है, ठीक है, कि द मास ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी है उसका रियल मास ही है, याद रखिएगा, 6 इंटू 10⁻24 kg। मून का मास है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, और मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है कितना, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, और टेक, ये भी बता दिया गया है कि जी का जो वैल्यू लेना है 6.7, हमने बताया था कि इसका वैल्यू 6.7 लेना है, यहाँ 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो बताई गई है कि द मास ऑफ द अर्थ इतना है, द मास ऑफ द मून इतना है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो देखो यहाँ पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं डी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऐसा यूनिट इज मीटर, बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है किलोमीटर। क्या है, किलो मीटर है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर को हमको किससे बदलना होगा, पहले मीटर बदलना है। तो स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसमें कोई भी यूनिट हो, अगर किलोमीटर है तो उसको मीटर बदलना होगा। ठीक है, आवर्स में है उसको सेकंड बदलना होगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए d = 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर था, अब उसको किस में, क्योंकि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीपल्स कर देंगे, तो कितना आ गया 3.84 इंटू 10⁸, क्योंकि इसमें देखिए 5
और इसमें कितना 3 10, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ लिख सकते थे ना। तो क्या हो गया, सेम एक्सपोनेंशियल पावर में अपने स्टडी किया होगा, ठीक है। m⁻m इंटू m⁻n इज इक्वल टू m⁻m प्लस n, तो दोनों का पावर क्या हो गया, ऐड होकर कितना हो गया 10⁻8m। जी का वैल्यू कितना है आपको पता है, ये दिख पा रहा है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन का यूज किया जा रहा है, कौन सा इक्वेशन, तो आपको क्या फाइंड करना था, एफ फाइंड करना था, यानी फोर्स फाइंड करना था उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, यानी मून और अर्थ के बीच। तो एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कितना हो गया, हमने बताया 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर हो गया। एम का वैल्यू कितना था, एम यानी अर्थ का बताना है, अर्थ बड़ा है ना, 6 इंटू 10⁻24 के जी है। एम स्मॉल एम, तो स्मॉल कौन हो गया, मून हो गया, कितना है 7.4 इंटू 10�22 के जी। डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू कितनी थी, आपने भी कैलकुलेशन किया था, तो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो जब इसका कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है, तो आपका कितना एफ आ गया 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। कैसे करना है, तो आपको जानते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और पावर का होगा, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम पावर वालों को साथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाले रूल को यहाँ अप्लाई करते हुए आपको इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स जो यूट्यूब का जो जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको जो है पेपर पे बना करके उसका पूरा कैलकुलेशन करके आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। थर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो उस पर कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको दी गई है अपना नोटबुक में रेडी रखेंगे, एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। एग्ज़ाम पता है कब से है, सितंबर में 18 या 19 से है, देख लीजिएगा, आपके पास रूटीन इसका चला गया है, ठीक है। तो आई होप आज का जो क्लास है आपको समझ में आ गई होगी।